प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र का पहला पाठ समष्टि अर्थशास्त्र क्या है या परिचय का अध्ययन करने वाले हैं। हम इसमें इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय दीजिए। ये मैंने छोटे प्रश्नों के रूप में बनाया है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करती है। हमने इससे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होता है जो व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करता है, लेकिन जब हम पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो यह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा अर्थात लार्ज। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के स्थान पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योगों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अब हम किसी एक व्यक्ति या एक इकाई का अध्ययन नहीं करेंगे, ना किसी एक वस्तु का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम उस किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके योगों का अध्ययन करेंगे, जैसे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पूरे राष्ट्र यानी पूरी इकोनॉमी से संबंधित है, पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कुल रोजगार, सकल मांग, सकल पूर्ति या सामान्य कीमत स्तर, यह सभी वो मुद्दे हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर से जुड़े होते हैं। शेपिरो की परिभाषा देखते हैं। शेपिरो कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। सन 1936 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेएम केन्स की पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन के बाद से समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व बढ़ गया। 1929-30 में आप जानते हैं विश्व महामंदी आई थी, और उससे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत अधिक किया जा रहा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, किंतु 1936 में जब जेएम केन्स की किताब जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व पर बहुत अधिक बल दिया, और उसके बाद ही समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र में अधिक महत्व दिया जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अथवा क्षेत्र के बारे में बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम मुख्य रूप से निम्न 6 विषयों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। राष्ट्रीय आय अर्थात एक राष्ट्र की आय, पूरी इकोनॉमी की आय की हम बात कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की आय के जोड़ की अगर हम बात कर रहे हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की अवधारणा और इसके विभिन्न अंगों जैसे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, मापन की विधियों तथा सामाजिक लेखांकनों आदि का अध्ययन किया जाता है। टीआर जैन की किताब के हिसाब से पाठ 4 और 5 में आपको राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित सभी समुच्चयों का अध्ययन करने को मिलेगा, जबकि एनसीईआरटी की किताब के अनुसार यह चैप्टर 2 से शुरू होता है। रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके तहत रोजगार निर्धारण के घटकों जैसे प्रभावपूर्ण मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश तथा गुणक का विश्लेषण किया जाता है। रोजगार का संबंध प्यारे बच्चों पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। यहाँ हम किसी एक व्यक्ति के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार की बात करने वाले हैं, और इसके संबंधित जो घटक होते हैं उन सभी का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा जो मुख्य की विषय वस्तु है तीसरी, वो है मुद्रा का सिद्धांत। यह चैप्टर आप कक्षा 10वीं में भी मुद्रा से संबंधित पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा के कार्य, मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन, बैंकिंग प्रणाली तथा केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का अध्ययन किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार को प्रभावित करती है। मुद्रा का सिद्धांत अर्थात मुद्रा क्या है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे इसकी सप्लाई प्रभावित होती है, सभी मुद्रा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। इसमें सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन अर्थात कीमत निर्धारण का संयंत्र जो है, कीमत संयंत्र या कीमत निर्धारण का जो सिद्धांत है उसका अध्ययन करते हैं, जबकि
समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। यह मुद्रास्फीति यानी कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि या मुद्रा अपस्फीति जो कि कीमतों में होने वाली कमी, जिसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बोलते हैं, की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसके बाद इसमें आता है आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि लाने के उपाय, अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास और सरकार की राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है, जो आगे आने वाले पाठों में हम करेंगे भी। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इसमें विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार संतुलन, टैरिफ, विदेशी विनिमय दर, संरक्षण नीतियों इत्यादि मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो यह प्रश्न था समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित, जिसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र के 6 प्रमुख क्षेत्रों या इसकी विषय वस्तु का अध्ययन किया है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर के बारे में है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला जो अंतर है वो अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर अगर हम अंतर देखने की कोशिश करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जैसा कि पहले भी वर्णन कर चुके हैं और आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की किताब में भी पढ़ चुके हैं, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं जैसे एक उपभोक्ता, एक फर्म या एक परिवार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं और मुद्दों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल पूर्ति या जिसे समग्र मांग और समग्र पूर्ति के नाम से हम बुलाते हैं, इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सामूहिकता की मात्रा के आधार पर अगर अंतर देखें तो इसमें आर्थिक चरों, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, इसमें आर्थिक चरों में सामूहिकता की मात्रा जो है वो सीमित होती है। जैसे केवल एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है, हम किसी उद्योग की सभी फर्मों द्वारा उस वस्तु का किया जाने वाले उत्पादन का अध्ययन करते हैं, अर्थात केवल एक उद्योग का जो किसी एक वस्तु से संबंधित हो सकती है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक चरों की सामूहिकता की मात्रा व्यापक होती है, वो पूरी अर्थव्यवस्था में सभी उद्योगों द्वारा की जाने वाले उत्पादन का अध्ययन और अन्य मुद्दों से जुड़ा होता है। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य मान्यताओं की बात करें तो इसमें मान लिया जाता है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र के चर होते हैं वो स्थिर रहते हैं, जैसे कुल उत्पादन, रोजगार, तकनीक। इन्हें हम समष्टि अर्थशास्त्र में अधिकतर सभी सिद्धांतों में आपने पढ़ा है कि हम इनको स्थिर मान करके ही नियम पढ़ते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के चरों को स्थिर मान लिया जाता है, जैसे आय का वितरण। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या है वो कीमत निर्धारण है, इसीलिए इसे कीमत सिद्धांत या कीमत निर्धारण सिद्धांत भी कहा जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इसकी केंद्रीय समस्या उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण करना रहता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो उसकी भविष्य में समृद्धि बढ़ती है। बचत एक अच्छे गुण के रूप में दिखाई दे सकता है, जबकि यही बात समष्टि के लिए सही नहीं भी हो सकती है। कैसे? देखिए, यदि पूरी अर्थव्यवस्था के लोग अधिक बचत करेंगे, इससे क्या होगा? इससे बाजार में डिमांड यानी कुल मांग कम हो जाएगी। अगर कुल मांग कम हो जाएगी तो कुल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, कुल प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उससे फिर आय कम हो जाएगी। इस प्रकार से बात की जाए तो पूरा देश निर्धनता की स्थिति की ओर अग्रसर हो सकता है। अर्थात समष्टि और व्यष्टि विरोधाभास के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। इसके बाद सरकारी हस्तक्षेप की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाओं का जो हस्तक्षेप है वो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी हस्तक्षेप एक मुख्य आधार होता है। ये मुख्य अंतर थे जो समष्टि और व्यष्टि में आप बता सकते हैं। लगभग यह प्रश्न 3 या 4 नंबर वाले प्रश्न उत्तरों में हमें देखने को अक्सर मिलता है। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता पर एक लेख लिखिए। इस प्रश्न के आने के चांस लगभग कम होते हैं, पर किंतु बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु है हमारे पाठ का। इसको हमने अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए। व्यष्टि और जो समष्टि अर्थशास्त्र हैं, ये अध्ययन के दो स्वतंत्र क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के समष्टि अर्थशास्त्र पर अगर निर्भरता का हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अन्य बातें समान रहें की मान्यता पर आधारित होते हैं, और ये अन्य बातें संपूर्ण समष्टि वातावरण से ही निर्धारित होते हैं। आपने मांग के नियम में, पूर्ति के नियम में, हर जगह क्या पढ़ा था? अन्य बातें समान रहने पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते समय इनको स्थिर मान लेते हैं, लेकिन यही सारे तत्व जब हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे तो सभी जो है वेरिएबल होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो किसी एक विशेष उद्योग में ब्याज की दर जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था में प्रचलित समान ब्याज दर से प्रभावित होती है।
इसी प्रकार किसी फर्म में निवेश का जो स्तर होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल आय और कुल निवेश के स्तर पर ही निर्भर करता है। अर्थात जो व्यष्टि में हम कंपोनेंट लेते हैं वो समष्टि से ही जुड़े होते हैं। अगर समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता को समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों का ही योग है। अतः समस्त अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। जब हम किसी बड़ी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले हम छोटे छोटे भागों के रूप में उसका अध्ययन करके उसकी कार्यप्रणाली को अगर समझ लेते हैं तो इस प्रकार हम संपूर्ण का अध्ययन करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे सकल मांग क्या होती है? अर्थव्यवस्था में सकल मांग व्यष्टि स्तर पर प्रत्येक वस्तु और सेवा की व्यक्तिगत मांगों का ही जोड़ होता है। एडी क्या है? ये सम ऑफ डी, अर्थात एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सम ऑफ डिमांड। एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग का यदि हम जोड़ कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी? ये हमारी एग्रीगेट डिमांड, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक तत्व है, वो बन जाती है। इसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय व्यष्टि स्तर पर देश के सभी सामान्य निवासियों की साधन आय का कुल योग होती है। अगर देश के सभी सामान्य निवासियों की साधन आय जोड़ ली जाए तो वो क्या बन गई? एक एक व्यक्ति की जोड़ रहे थे, अलग अलग पढ़ रहे थे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का तत्व था, लेकिन जब हमने इन सबको एक साथ जोड़कर पढ़ा तो ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का तत्व बन जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के 4 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स का आधार भी बनता है, तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे। मुख्य रूप से हम समष्टि अर्थशास्त्र को 4 भागों में बांटते हैं। 4 क्षेत्रों के बारे में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पहला है उत्पादक क्षेत्र। नाम से ही पता चलता है प्रोड्यूसर सेक्टर या उत्पादक क्षेत्र क्या होता है। यह क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और गृहस्थ क्षेत्र से उत्पादन के साधन आप 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, इनको किराए पर लेता है। यह क्षेत्र कारक तथा गैर कारक आगतों का प्रयोग करके उत्पादन करता है और उसे गृहस्थ क्षेत्र को बेचता है। देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? वस्तुएं बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका सेक्टर क्या है कि वो क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो वस्तु और सेवाओं को बनाते हैं और इनको बनाने के लिए कोई भी वस्तु या सेवा का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें उत्पादन के कुछ साधन चाहिए होते हैं। वो साधन कहाँ से मिलेंगे? वो सभी साधन हाउस होल्ड्स के पास होते हैं, यानी गृहस्थ क्षेत्र के पास होते हैं। वहां से साधनों को लेकर उत्पादन करते हैं। साधनों को जब हम उनकी साधन सेवाएं लेते हैं तो बदले में साधन सेवा, यानी उनको उनके बदले में, जिस प्रकार से भूमि के बदले हम क्या देते हैं? लगान देते हैं। श्रम के बदले हम वेजेस, मजदूरी देते हैं। पूंजी के बदले ब्याज और उद्यमी प्रॉफिट, तो इनको इनके बदले में दिया जाता है। दूसरी तरफ जो उत्पादक होता है वो वस्तु और सेवाओं का क्या करता है? निर्माण करता है और इनको बेचकर वो आय प्राप्त करेगा। कैसे करेगा? आगे देखिए। गृहस्थ क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? यह क्षेत्र उत्पादन के सभी साधनों का स्वामी होता है, क्योंकि उत्पादक ने कहां से लिए हैं सभी साधन? गृहस्थ क्षेत्र से लिए थे, हमने पीछे पढ़ा भी। यह अपनी कारक सेवाएं उत्पादन क्षेत्र को प्रदान करता है और उसके बदले में प्राप्त साधन आय, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में जो प्राप्त होती है इन्हें आय, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है। जब क्या होता है? उत्पादक क्षेत्र वस्तुएं और सेवाएं बनाता है तो गृहस्थ क्षेत्र इधर से क्या कर रहा है? पहले तो साधन दे रहा था काम करने के लिए, बदले में आय प्राप्त करता है और दूसरी तरफ उस आय को उन बनी हुई वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है। तीसरा जो क्षेत्र है बेटा वो आता है सरकारी क्षेत्र। गवर्नमेंट सेक्टर हम हमेशा पढ़ते हैं। मुख्य रूप से सरकार 2 काम करती है, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, कराधान और आर्थिक सहायता। यह गृहस्थों से प्रत्यक्ष कर और उत्पादकों निगमों से प्राप्त करता है। यह वृद्धावस्था अप्रत्यक्ष कर प्राप्त करता है इधर से, और यह वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से कल्याणकारी कार्य करता है। सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में कलेक्शन करती है, टैक्सेशन के माध्यम से आय प्राप्त करती है और दूसरी तरफ आय को खर्च करने के लिए सामाजिक कार्यों पर खर्च भी कर रही है, सब्सिडीज के तौर पे, या प्रोड्यूसर्स को भी ये सब्सिडी देती है उनके प्रोडक्शन में, ताकि उन वस्तुओं की बिक्री बढ़ सके। इसके बाद है शेष विश्व क्षेत्र। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी आयात और निर्यात से संबंधित है। एक देश द्वारा दूसरे देश को जो वस्तुओं और सेवाएं को बेचा जाता है उसे निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहते हैं और दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने को हम आयात कहते हैं। शेष विश्व क्षेत्र क्या है? जब एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करता है, आयात निर्यात करता है, वो सारी संबंधित गतिविधियां हम किस में अध्ययन करते हैं? वो शेष विश्व क्षेत्र में करते हैं। इसके अलावा एक क्षेत्र के बारे में हम और पढ़ते हैं जिसे हम पूंजी क्षेत्र कहते हैं, वित्तीय क्षेत्र कहते हैं, यानी उसमें सभी बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं आ जाती हैं जिनके माध्यम से धन का आना जाना, आवागमन होता है। वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अभी विस्तार से करेंगे। इसके बाद आता है अंतिम प्रश्न है इस पाठ का हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न,
अक्सर बड़े प्रश्न के रूप में मिल जाता है जब प्रश्न पत्र को आसान बनाने के लिए या नॉर्मल एवरेज से बिलो या एवरेज विद्यार्थियों के लिए भी प्रश्न पत्र में कुछ आसान प्रश्न डाले जाते हैं। तो प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण एवं दोषों के बारे में बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा आर्थिक गतिविधियां बाजार की शक्तियों यानी मांग और पूर्ति की स्वतंत्र अंतःक्रिया द्वारा संचालित होती हैं। इसमें क्या, कितना और किसके लिए उत्पादन करना है, इसका निर्णय बाजार शक्तियों द्वारा होता है और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रश्न को हम कक्षा 11वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में कक्षा 11वीं भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाठ 2 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं पढ़ी थी कि क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादन किस प्रकार करना है और उत्पादन किसके लिए करना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है उसका निर्धारण बाजार शक्तियों यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व है वो निजी लोगों का होता है। आप हम जैसे सभी निजी लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति को बढ़ाने का अधिकार, ये सब अधिकार हमारे पास होते हैं और इस अर्थव्यवस्था में सरकार का जो रोल होता है, हस्तक्षेप है, वो लगभग नहीं के बराबर होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर मुख्य लक्षण या विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। व्यक्तियों को निजी संपत्ति रखने और उसे अपनी इच्छानुसार प्रयोग करने का अधिकार है। हम अपनी संपत्ति को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितनी भी संपत्ति रख सकते हैं और उसे अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप में प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कीमत संयंत्र जो है, सभी निर्णय मांग और पूर्ति द्वारा तय होते हैं। मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा ही कीमत तय की जाती है। उद्यम की स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार और योग्यता अनुसार कोई भी उद्योग चुन सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। लाभ की प्रेरणा पर आधारित होता है। पूंजीवाद की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक कि प्रत्येक आर्थिक कार्य केवल लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर सभी कार्य हमारे जो हैं वो निर्भर करते हैं। जबकि हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ा था, या केंद्रीकृत योजनाकृत अधिकारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें हमने पढ़ा था, जो सरकार का उद्देश्य होता है किसी भी कार्य को करने के पीछे वो मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ की प्रेरणा से किया जाता है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता होती है। उपभोक्ता की प्रभुसत्ता कैसे है? क्योंकि उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के विकल्प हर वस्तु और सेवा के लिए मिल जाते हैं। उनकी पसंदों को ध्यान में रखकर ही उत्पादक जो है वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को बनाने का कार्य करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर गुणों की हम बात करें तो सबसे पहले आता है वस्तुओं व सेवाओं में विविधता की। उपभोक्ताओं की जो प्रभुसत्ता होती है, उनको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। उत्पादक जो है वो उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार ही उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। साधनों का कुशलतम प्रयोग होता है, क्योंकि जो निजी व्यक्ति है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है और लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर कार्य कर रहा है तो वो फिर उत्पादन के संसाधनों का अपव्यय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और पूरी तरीके से जो है संसाधनों का बेस्ट प्रयोग करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है, क्योंकि जितना अच्छा प्रयोग करेगा उतना अधिक प्रॉफिट उसको होगा। कम से कम कीमत पर वो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कार्य करता है। काम की प्रेरणा, अधिक आय और संपत्ति जुटाने की इच्छा से लोग कठिन परिश्रम करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है। उच्च जीवन स्तर, बड़े पैमाने पर कुशल उत्पादन होने से वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, जिससे आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आता है। लोचशीलता, क्योंकि यह जो अर्थव्यवस्था है बदलती परिस्थितियों और समय के अनुसार स्वयं को आसानी से ढाल लेती है, इसलिए इसमें लोचशीलता का गुण पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण है। इसमें बहुत सारी कमियां, दोष भी देखने को मिलते हैं। तो हम अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष का अध्ययन करेंगे। पहला है आय एवं धन का असमान वितरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धनी वर्ग अधिक धनी और निर्धन वर्ग अधिक निर्धन होता चला जाता है। इससे क्या होता है कि आय एवं धन के वितरण की असमानता देखने को मिलती है। जो धनी वर्ग है वो अपने धन का प्रयोग करके विभिन्न कार्यों में लगाकर नए उद्यमों की स्थापना करके अपने धन को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा लेता है, जबकि निर्धन वर्ग निर्धन से और अधिक निर्धनता की ओर अग्रसर दिखाई देता है। वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। समाज दो वर्गों, पूंजीपति
यानी शोषक वर्ग और श्रमिक यानी शोषित वर्ग में विभाजित हो जाता है, जिससे समाज में अशांति फैलती है। आपस में दोनों वर्गों में वर्ग संघर्ष, कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, श्रमिकों का शोषण। ये इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा दोष है कि इसमें श्रमिकों को क्या होता है, जो वो केवल और केवल जो हमारे उत्पादक वर्ग हैं वो केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, इसलिए श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए वो मजबूर करते हैं। क्योंकि हमारे जैसे देश जहां पर श्रम की बहुत अधिक उपलब्धता है, वहां पर जो है रोजगार कम की स्थिति में श्रमिक अधिक होने की वजह से कम दाम पर भी मजदूरों को काम करने के लिए तैयार कर देते हैं, जिससे उनके आर्थिक शोषण होते हैं। अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता के विज्ञापनों और प्रतिस्पर्धा प्रचार पर भारी मात्रा में धन का अपव्यय करने का कारण बनता है कि अलग अलग जब फर्में, अलग अलग उद्योग बाजार में आते हैं तो वो अपनी बिक्री को, अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए, लाभ को अधिक कमाने के उद्देश्य से वो क्या करते हैं, विज्ञापनों पर बहुत अधिक खर्चा करते हैं। समन्वय की कमी और आर्थिक अस्थिरता। केंद्रीय योजना के अभाव में बाजार में तेजी और मंदी की स्थिति बार बार आती रहती है। अनियंत्रित कीमतें हो जाती हैं तथा बेरोजगारी जैसे आर्थिक चक्र बार बार आते रहते हैं। तो यह था प्यारे विद्यार्थियों हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि व्यष्टि के अंतर को जाना, उनकी आपसी निर्भरता के बारे में हमने जाना। इसके अलावा हमने समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को जाना और साथ ही साथ में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में भी उसके गुण दोषों का अध्ययन किया। यह पाठ समष्टि अर्थशास्त्र का बेसिक पाठ है, जो हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी देता है, हमारे आगे के ज्ञान के लिए आधार बनता है। इसलिए इस पाठ को बहुत अच्छे से करेंगे और इसी प्रकार से आगे आने वाली वीडियोस में आपको जो है वो सभी पाठों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने को और समझने को मिलेंगे। आप इनकी PDF फाइल, जो कि बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल ID पर रिक्वेस्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।